करते हो, रोटेशन ना लगे तो एक्सपेंड करो, इसमें करो ऑप्शन। चलो सेक्शन बी के बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपन एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में। और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको दिया था 10 से लेके 14। इसमें बोलो 10 से 14 में 11 तो ये प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा बेटा दो डिटर्मिनेंट के। देखो 11 तो आसानी से दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। आपको पहली रो में से 1a कॉमन दिख रहा है, दूसरी रो से 1b कॉमन दिख रहा है, तीसरी रो से 1c कॉमन दिख रहा है, और इसी तरह आपको कॉलम से भी कॉमन नजर आ जाएंगे। 12 की अपन बात करें तो ये एनसीईआरटी वाला ही सवाल है, वही रो से एबीसी आएंगे और कॉलम में जाएंगे। तो ये 12 जो है वो एनसीईआरटी वाला ही। कल जो अपन ने सवाल एनसीईआरटी का 14 सवाल है, 13 और 14 कल अपन ने दोनों की बात की थी, तो ये एनसीईआरटी का 14 सवाल है। अब जिन लोगों को याद नहीं है उनकी बात अलग कर सकते हैं। 13 अपन ने कर ही लिया, इस तरह का सवाल है जैसे आप एक रो को बाकी दो में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ कॉमन वॉमन आके वैल्यू 0 आ जाएगी। सेम वही सवाल है, मैंने हालांकि एपी के लिए किया था, बट ये विदाउट एपी भी हो जाएगा। एक रो को बाकी दो में से सब्ट्रैक्ट करना, कुछ कॉमन आएगा, दो रो सेम होकर 0 आ जाएगा। और 14 मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ। 12 वाला डायरेक्ट प्रॉपर्टी से तो बता रहा हूँ मैं, रो से एबीसी ले लो, कॉलम में भेज दो। वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमेशा बेटा तब पुट करना जब आपको ऑपरेशन समझ में ना आए। अगर आपको लग रहा है ऑपरेशन समझ में आ रहा है तो ऑपरेशन से ही करना। वैल्यू पुट करने को मतलब हर सवाल को ऐसे नहीं कि वैल्यू पुट करके ही कर रहे हैं, कोई टफ सवाल है नहीं हो रहा है तो वैल्यू पुट करके करें, पर नॉर्मल सवाल को तो आप ऑपरेशन से करने की कोशिश करो, ताकि उसकी प्रैक्टिस भी तो जरूरी है ना। तो ऑपरेशन की प्रैक्टिस तो करनी है अपने को, तो कोशिश उसी से रखो। वो तो लास्ट अटेम्प्ट है, पेपर है कि पेपर में कुछ नहीं हो रहा है तो वैल्यू पुट करके, भाई पेपर में हम सवाल छोड़े उससे अच्छा है कि वैल्यू पुट करके चेक करके आंसर दे दें। वो तो वो ऑप्शन है, इसलिए सिखाया है। यहाँ तो कोशिश यही करो कि सवाल हो। चलिए इसके बाद और किसी में थे क्या, इसके अलावा भी कुछ था क्या? नहीं था, ठीक है चलिए। 13 को एक्सपेंड, अरे एक्सपेंड तो हर डिटरमिनेंट को कर सकते हैं बेटा, एक्सपेंड तो हर डिटरमिनेंट को कर सकते हैं, लेकिन जो 13 को एक्सपेंड करने की बात करेगा वो मूर्ख होगा। एक्सपेंड तो हर डिटरमिनेंट को कर सकता है, लेकिन अगर कोई 13 को एक्सपेंड करने की बात कर रहा है तो वो मूर्ख है बेटा, उसको समझदार नहीं कहेंगे, है ना, मूर्ख कहेंगे उसको। हाँ, आप ऑपरेशन लगाओ ना, ये अपना सेम सवाल मैंने एपी में करा रखा है आपको 13, सेम सवाल एपी के लिए करा रखा है ना, क्या ऑपरेशन लगाया था उसमें? R1 को R2 R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, सेम वही ऑपरेशन लगा दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। चलो कर, अब अपन आगे बढ़े। चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो अब पहले होमवर्क तो लिख लो, आप कल क्या करके लाओगे। एक तो अपनी डीपीपी ले ही लो 22, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकेंड, B1 to B6, पार्ट थर्ड B1 to B7, B1 to B6 CS में दिया 7 का।
तो बहुत है, चलो इतना ही रखते हैं। और 2 पार्ट सेकंड के भी दे दूं क्या, 4-5 सवाल? 2 पार्ट सेकंड 4-5 सवाल दे दूं? ऐसे तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड 1 to 5, 5 ही सवाल दे रहा हूँ बस। 1 to 5, और उसमें से काफी सारे तो आसानी से हो जाएंगे। 1 to 5 है ना, ये होमवर्क है जो अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, अब इसके बाद क्लास नोट निकाल लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपन कहाँ पहुंच गए थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। अपन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चल रहा था, और मैट्रिक्स का कौन, मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स वगैरह अपन ने पढ़ ली थी। हम डिटरमिनेंट पे पहुंच गए थे। डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हमारा चल रहा था, और डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में कुछ और सवाल अपन करेंगे। चल, +-1 था ना लास्ट वाले का, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू +-1 आ गई थी ना लास्ट क्वेश्चन में। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 1 आ गया था। नहीं, कल मैथ्स की क्लास है ना बेटा, 11:30 बजे लिखी हुई है कल टाइम टेबल में। एक कल क्लास है बेटा, चैट को प्राइवेट कर दे। चलो आगे बढ़े फिर अब। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ और सवाल करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that if A is a square matrix such that A square equals to है 0, then A square equals to है 0, then A option I plus A की पावर 50 equals to है 50 A plus I। B option I plus A की पावर 50 equals to है 25 A I। C option determinant of I plus A must be singular। I minus A must be singular, और डी ऑप्शन I minus A is नॉन सिंगुलर। मोर देन वन करेक्ट सवाल है बेटा। दो तरह के ऑप्शन बना है, एक तो ये इन दोनों में से एक आएगा और एक इन दोनों में से एक। चलिए ट्राई कीजिए आप पहले फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। तो दो तरह के ऑप्शन है, कहने का मतलब है 2 सवाल इसमें मिक्स कर दिए हैं।
सीधा सा सवाल है, देखो ये वाला तो आप कर ही सकते हो, पहले दो तो मैंने आपको कहा कि आप आई प्लस ए का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए। तो आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, और होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको पता है कि ये ए और बी कम्यूटेटिव वाला प्रोडक्ट ही बनेगा। तो अगर ए बी ये जो है ये कम्यूटेटिव हो तो डायरेक्ट आप होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हो, होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल फोर, ये सब ओपन कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको पता है कि जो दोनों मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं अंदर वो कम्यूटेटिव है ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि ये कम्यूटेटिव है तो फिर आप कर सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो, अगर आपको पता है कि ये कम्यूटेटिव है तो फिर आप कर सकते हो। और तब आप चाहो तो डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो, है ना। जैसे ये तो मैं तुम्हें आई प्लस ए से करके बता रहा हूँ, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। 50 को डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं अपन, कैसे, जैसे ये कम्यूटेटिव, लेकिन ये इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि ये कम्यूटेटिव होगा बेटा। तो ये जैसे आई की पावर 50 हो जाएगा, प्लस 50 C1 हो जाएगा, ए की पावर 49 हो जाएगा, आई की पावर 1 हो जाएगा, समझ रहे हो, प्लस 50 C2 हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया, 49 ए आई की पावर 49, फिर 50 C2 ए स्क्वायर आई की पावर 40। अब आप समझ रहे हो, आगे की सारी टर्म तो जीरो में चली जाएगी, आगे की सारी टर्म तो जीरो में चली जाएगी, तो ये डायरेक्ट आपके पास कितना बच जाएगा, आई प्लस 50 ए, है ना। लेकिन समझ रहे हो, ये आप होल स्क्वायर, होल क्यूब या बाइनोमियल एक्सटेंशन कब लगा सकते हो, जब ये दो जो मैट्रिक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं कम्यूटेटिव होने चाहिए, क्योंकि कम्यूटेटिव हो गए तो ए बी बी ए करके हम इस तरह का कुछ बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। यस और नो बोलना इस बात पे जिसपे मैं जोर दे रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर ओपन या बाइनोमियल एक्सटेंशन कब लगा सकता हूँ, जब ये जो मैट्रिक्स तुम्हें अंदर नजर आ रहे हैं ब्रैकेट में ये कम्यूटेटिव होने चाहिए, है ना। अदरवाइज तो फिर ऐसे नहीं कर सकते, फिर तो वही तरीका होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। कम्यूटेटिव है तो फिर आप इस तरह का कुछ कर सकते हो, नहीं है तो फिर इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से तो हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। अब इन दोनों की बारी है, हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से क्या आएगा। तो पहले इस तरह की कोई टर्म बनानी पड़ेगी मुझे। अब इस तरह की टर्म बनानी पड़ेगी तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर कितना है, 0 है अगेन, तो ए स्क्वायर माइनस आई किसके बराबर होगा, माइनस आई लिख सकता हूं मैं, दोनों तरफ माइनस आई कर दिया बेटा। और चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आई को आई स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर, एक तरह से आई माइनस ए और आई प्लस ए। डिटर्मिनेंट ले लू, डिटर्मिनेंट ऑफ आई तो कितना होगा, 1। अब ध्यान से समझो कि अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 है तो इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों नॉन जीरो होंगे, क्योंकि अगर एक भी जीरो होता तो प्रोडक्ट 1 आ ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है बेटा और ये भी नॉन जीरो है। और अगर दोनों नॉन जीरो है तो ये क्या होगा, मस्ट बी नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो फिर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर। यस और नो, मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर। हो गया, हो गया ना। अगला सवाल करते हैं। तो ए ऑप्शन के लिए मैंने ऐसे बोला था कि भाई ए ऑप्शन के लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक तो जो आपको मैंने शुरू में सिखाया, आप उससे भी कर सकते हो।
शुरू में कौन सा सिखाया कि जैसे आप i प्लस ए की पावर 1 की बात करेंगे तो वो तो i प्लस ए ही है। अगर आप i प्लस ए के स्क्वायर की बात करेंगे तो आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर तो 0 दिया है, तो ये i प्लस 2a होगा। ऐसे अगर i प्लस ए की पावर 3 निकालोगे आप तो वो i प्लस 3a होगा। तो आपको समझ में आ गया कि i प्लस ए की पावर 50 कितना होगा, i प्लस 50a होगा। ये मैंने बताया। तो ये तो अपन ने सीखा ही था ना, ये मैं पिछले 10 सवाल में भी बता चुका हूँ ना इस तरह का। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तो आप कर ही सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसका बाइनोमल एक्सपेंशन भी लगा सकते हो। ए प्लस एक्स प्लस वाई की होल पावर एन का एक्सपेंशन होता है ना बाइनोमल, तो वो भी लगा सकते हो। लेकिन कब, जब ये ए और बी क्या है, कम्यूटेटिव। या आप इसके लिए, जैसे मैंने तो ये प्रोडक्ट करके लिखा, आप चाहते तो डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते थे। लेकिन कब, जब ये ए बी क्या हो, कम्यूटेटिव। तो आप इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखा सकते हो, स्क्वायर का, क्यूब का, बाइनोमल का। लेकिन कब, जब वो ए बी क्या हो, कम्यूटेटिव, तो लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। है ना, ये मैंने बोला था। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो। इफ पी एंड क्यू, इफ पी एंड क्यू बी 3x3 मैट्रिक्स स्क्वायर, 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 order matrix such that 3x3 order matrix such that P is not equals to है Q, P equals to है Q cube and P equals to है Q cube and P square Q equals to है Q square P. Then find value of determinant of P square plus Q square. Then find value of determinant of P square plus Q square. पी क्यू भी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स सच दैट पी क्यू के बराबर नहीं है, पी क्यूब बराबर क्यू क्यूब है और पी स्क्वायर क्यूब बराबर है क्यू स्क्वायर पी। देन फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देन फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा टर्म्स के एडजस्टमेंट से रिलेटेड सवाल है, इस तरह के सवाल भी कई बार बनते हैं। तो जैसे मुझे ये दे रखा है पी क्यूब बराबर है क्यू क्यूब, है ना, और पी स्क्वायर क्यू बराबर है क्यू स्क्वायर पी। तो देखो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने एक तरह से। ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर आगे पीछे नहीं करना है क्योंकि मैट्रिक्स है। अब देखो इसमें से पी स्क्वायर कॉमन आएगा तो पी माइनस क्यू, इसमें से भी आप चाहें तो माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें तो पी माइनस क्यू बोल सकते हैं अपन। इसको इधर लाएंगे तो पी स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी माइनस। तो ये दो फैक्टर हो गए बेटा, पी माइनस क्यू और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब समझो
ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो लिखा हुआ है। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो लिखा हुआ है, समझना इस बात को। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो लिखा हुआ है, या तो आप उससे समझ लो या सीधे डिटरमिनेंट से भी समझ लो। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो लिखा हुआ है, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो लिखा हुआ है जिसमें से एक जीरो नहीं है। एक जीरो नहीं है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो लिखा हुआ है जिसमें से एक जीरो नहीं है। तो अब जो दूसरा है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अब चूंकि p माइनस क्यू तो जीरो है ही नहीं, ये वाला मैट्रिक्स तो जीरो नहीं है, तो या तो ये मैट्रिक्स जीरो होगा, या तो फिर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा। समझ में आ रहा है दो ऑप्शन क्यों लिखे मैंने? समझ रहे हो दो ऑप्शन क्यों लिखे? है ना, दो ऑप्शन क्यों लिखे मैंने? क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े थे कि भाई मैट्रिक्स में क्या होता है कि या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो या दोनों मस्ट बी सिंगुलर हो। तो समझो ये तो जीरो है नहीं, ये मैट्रिक्स तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब या तो ये जीरो है मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट जीरो। मैट्रिक्स जीरो है तो भी डिटरमिनेंट तो जीरो होगा ही होगा। मैट्रिक्स जीरो है तब भी डिटरमिनेंट तो जीरो होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। यस और नो? ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। क्लियर है बात? ये जीरो हुआ, मैट्रिक्स जीरो हुआ तब भी डिटरमिनेंट जीरो हुआ, और डिटरमिनेंट जीरो हुआ तो कोई बात ही नहीं। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हम क्या बता सकते हैं? जीरो। यस और नो बोलो। अब थोड़ा सा इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और टफ बना के लिखता हूँ, इसी तरह के टर्म्स के एडजस्टमेंट से रिलेटेड। इफ a comma b comma c are 3 cross 3 order matrix, ABC are 3 cross 3 order matrix such that BA plus BC plus AC equals to है I। BA plus BC plus AC equals to है I and determinant of A plus B equals to 0, and determinant of A plus B equals to 0, then find value of determinant of then find value of determinant of A plus B plus C minus BAC, then find value of determinant of A plus B plus C minus BAC। सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है, थोड़ा सोचो कैसे आएगा, ये तो फिर मैं बताता हूँ। एक तो ये इन्फॉर्मेशन जीरो है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जीरो है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है बेटा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है।
आगे तरफ सवाल है बेटा, ईओटी आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इसमें लगेगा। देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी ए सी। तो अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बी ए की वैल्यू रख सकता हूँ इसमें, बी ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, बी ए की वैल्यू रख सकता हूँ आई माइनस बी सी माइनस ए सी इंटू सी। क्या बनेगा ये, ए प्लस बी प्लस सी माइनस आई प्लस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो सी बनेगा, सी से सी तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से और इन दोनों में से ऑर्डर का ध्यान रखो। देखो बेटा इन दोनों में से ए आगे की तरफ बाहर आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आई प्लस सी स्क्वायर बनेगा, और इन दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा तो ये आई प्लस सी स्क्वायर बनेगा। तो अंदर कितना आ गया, आई प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस बी, दोनों पे डिटरमिनेंट अलग अलग लग जाएगा, जीरो आ जाएगा क्योंकि ये जीरो है। तो इस जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो। तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। क्लियर है बेटा, कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे इस डी ए की वैल्यू को शिफ्ट किया, और जैसे वैल्यू को शिफ्ट किया सिंप्लीफाई करते हैं आंसर आ गया। ये सुनो, हो गया बेटा। वैल्यू तो किसी की भी पुट कर लो बेटा, वैल्यू पुट करने में मनाही थोड़ी ना है, एसी की भी कर सकते हैं, बीसी की भी कर सकते हैं, बस आपको ए प्लस बी बन जाए, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड लास्ट लाइन में तो क्या है, ये दोनों है ना कॉमन आ गया ना, ये भाई इसमें से ए कॉमन आया तो आई प्लस सी स्क्वायर लिख, भाई ए को आप ए आई भी लिख सकते हो ना, तो ए आई और ए सी स्क्वायर में से ए कॉमन आया तो आई प्लस सी स्क्वायर होगा, मैट्रिक्स में लिखना पड़ता है ना इसको। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले हमने थोड़ा सा मैट्रिक्स पढ़ा था, फिर हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा, अब हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एडजॉइंट और वापस मैट्रिक्स पे आ गए एक तरह से। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स से याद आया, कल जाने परसों की बात है, एक बच्चे ने मुझसे मैसेज किया कि सर आप इनवर्स मैट्रिक्स तो पढ़ाना ही भूल गए, है ना। अब आप समझो, इस तरह का मैसेज बच्चा कर रहा है, सर आप इनवर्स मैट्रिक्स तो पढ़ाना ही भूल गए, जबकि मैंने शायद बता भी दिया था ये कि अभी अपन ने इनवर्स मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ा है, अभी डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, फिर वापस मैट्रिक्स पे आएंगे, ऐसा मैंने शायद बोल भी दिया था 2-3 बार क्लास में, बोला था ना, हाँ ये मैंने अच्छे से बोला था, फिर भी पता नहीं कई बार ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे तो सुनते ही नहीं टीचर बेचारा क्या कह रहा है ना, मतलब ये मैंने अच्छा खरा के बोला था, फिर भी वो बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, 2-1 दिन हो गए, मतलब हम कोई चीज अच्छे से कहते हैं ना तो भी पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं रखते, जबकि ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं, हर बात को बोलते हैं। चलो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले एडजॉइंट की डेफिनेशन की बात करते हैं।
एडजॉइंट पे लिखो, एडजॉइंट पे लिखो, इसमें लिखो बेटा एडजॉइंट में, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए is denoted by adjoint of a matrix A is denoted by adjoint of A, ऐसे इसको लिखते हैं ADJ, adjoint of A, adjoint of A and define as, adjoint of A जो होता है ना, ये adjoint of A आता है हमारे पास बेटा CIJ का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है CIJ का ट्रांसपोज। क्या होता है? CIJ का ट्रांसपोज। वह CIJ इज दी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, वह CIJ बी दी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, CIJ बी दी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, CIJ बी दी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, फाइंड एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो जैसे ए मैंने ले लिया बेटा 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है, और सेकंड मैंने ले लिया A = 2, 1 1 1, 2 - 1 1, 2 - 1 1 और 1 - 2 3, 1 - 2 3। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिफाइन एज। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? CIJ का ट्रांसपोज होता है। CIJ का क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। तो जैसे ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये ऊपर वाला लिख लिया आपने, ये ऊपर वाला लिख लिया आपने। तो जैसे अब हम फर्स्ट वाले को सोल्व करना चाह रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए होगा C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज होगा बेटा। अब आपको C11 निकालना आता है? बिल्कुल आता है भाई। अगर आपका ये मैट्रिक्स है ए, कौन कौन सा? 1 2 3 4, तो आपको निकालना आता है। अब आपको चाहे डायरेक्ट कि भाई C11 क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1 M11 होता है, यानी कि ये M11 होता है। और M11 क्या होता है? इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4। यस और नो? या आपको C12 निकालना आता है? हाँ आता है भाई। ये माइनस के M12 होगा, तो माइनस इसके लिए इस रो कॉलम को छोड़ा तो -C1। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे लिखोगे भाई? C11 4 आ गया, ये -3 आ गया, है ना, और फिर इसके लिए लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और उसके लिए लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज चाहिए बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास कितना आ गया? 4 -3 -2 और 1। ये सवाल का आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, अब आप चाहें तो 2x2 के लिए डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि 2x2 का एडजॉइंट निकालना है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इसके माइनस साइन कर दो, है ना। ऐसे याद रख सकते हो, और नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, पर 2x2 के लिए हम डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हैं कि 2x2 का एडजॉइंट, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और इसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स लिखना है और उसका ट्रांसपोज लिख देना है। कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स लिखना है, उसका ट्रांसपोज लिख देना है। अब कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स आप कितनी जल्दी लिखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स आप कितनी जल्दी लिखते हो
ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए सेकंड वाला सवाल है आपका, ये ए लिखा हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, इसका ट्रांसपोज होगा बेटा। तो इसका ट्रांसपोज होगा, तो अब आप C11 आपकी इच्छा, आप कितनी जल्दी निकालते हो। अगर आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो कि ये 1 है, इसको छोड़ा -3 +2 -1 -1, तो आप लिख लो, कोई मना ही नहीं है। आपको C12 निकालना है, मतलब माइनस की पोजीशन है बेटा, ये माइनस वाली पोजीशन है। तो माइनस वाली पोजीशन है, तो इसको छोड़ा, तो 6 - 1 5 आएगा। 6 - 1 5 आएगा, तो -5। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, और नहीं तो 1 बाय 1 निकाल के करो। इसको कंप्लीट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है बेटा। है ना? इसको कंप्लीट करो, और आप दिमाग पे रख सकते हो देखो कि किन 4 पोजीशन पे माइनस आएगा। देखो, इस पे माइनस आता है, इस पे माइनस आता है, इस पे माइनस आता है, और इस पे माइनस आता है। इन 4 पोजीशन पे माइनस लेते हैं अपन, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन होगी, 2 1। ये कौन सी पोजीशन होगी, 1 2, माइनस आएगा 2 1 2 3 और 3 2। तो इन 4 पोजीशन पे एक्स्ट्रा माइनस लेना पड़ेगा आगे आपको। फिर अंदर जो आएगा वो अलग बात है, अंदर -5 आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, वो अलग मैटर है। बट तो वही कोफैक्टर ही निकाला है मैंने, 1 को छोड़ा तो इसको छोड़ा, -3 + 2। तो कोफैक्टर अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करते जाइए, आपको ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आता है, तो ये इस रो कॉलम को छोड़ा, -3 + 2 माइनस, कंप्लीट करो इसको पूरा। तो इस तरह हम कोफैक्टर निकाल
चेक करो ये आ रहा है क्या, जो मैंने लिखा है, या कुछ और आ रहा है? अब इसका ट्रांसपोज लिख लो बस। अगर ये आ रहा है तो -1 -5 -3, 5 -2 -3, -2 -1 माइनस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, सब जगह माइनस 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 ही आ रहा है। C21 5 आ रहा है, तो C21 5 ही तो लिखा है बेटा मैंने। इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो 6। ये नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, भर लेते हैं इसको, रुको। उस वाली पोजीशन का तो अपन ने देख लिया था, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो -4 +1 -3 आ गया। इस पोजीशन की अगर हम बात करें, तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो 3 माइनस, इसको इसको अपन ने छोड़ दिया, 3 -2 +5, -5 आएगा यहाँ पे, है? सही लिखा, -5। चलो ठीक है। इसके बाद इस पोजीशन पे आते हैं, तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो ये 3 -1 2, 3 -1 2 आ रहा है, ठीक है। फिर अगर अपन इसको ले, तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो 3 -1 3 और -1, अपन लास्ट वाले एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं। इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, -2 -1 -3। फिर इस एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, तो इन दोनों को छोड़ दिया, और तो 1 -1 2, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, तो 1 -2 -1 +1, और -1 -2 -2। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। हाँ, सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फाइनल आ जाएगा आपका। ये लिख लिया सबने, ये तो आ रहा है। चलो इसको लिख लो, फिर ये आ रहा है तो। और इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो इसका ट्रांसपोज लिख लो। इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 -5 -3, -5 2 और 3, और 2 1 और -3, इसका ट्रांसपोज है। तो ये अपने पास था एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो तो मैंने बता दिया आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, तो आपको एडजॉइंट ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। एक रिजल्ट भी इससे रिलेटेड आता है, एक रिजल्ट लिखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 × 3,
एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, प्रूव दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल्स टू है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार काम में आएगा बेटा, ये एडजॉइंट से रिलेटेड एक रिजल्ट है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 × 3, A of order 3 × 3, prove that A into adjoint of A equals to determinant of A into I. A into adjoint of A, determinant of A into I equals to adjoint of A into I. कैसे ये आता है वो समझो। A into adjoint of A, इसको हमें निकालना है। तो A मान लीजिए आपने 3 × 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। और ये आपका क्या होगा बेटा, Cij का ट्रांसपोज होगा। तो ये C11, C12, C13, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ही लिख रहा हूँ बेटा, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C3। ये समझ में आया? ट्रांसपोज लिख दिया मैंने कोफैक्टर का डायरेक्ट। भाई C11, C12, C13 को रो की जगह कॉलम, रो की जगह कॉलम, रो की जगह कॉलम, यस और नो? ये समझ में आता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा, ट्रांसपोज लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो समझना बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11, C11, A12, C12, A13, C13, ये आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कितना आएगा, A11, C21, A12, C22, A13, C23। और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A11, C31, A12, C32, A13, C33। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पूरा भरो इसको, A21, C11, A22, C12, A23, C13। कंप्लीट करो इसको पूरा भर के, पूरा भर के कंप्लीट करो इसको, फिर अगली स्टेप लिखेंगे। पूरा भर के कंप्लीट करो इसको, फिर अगली स्टेप लिखेंगे।
हो गया बेटा? हो गया? लिख लिया ये? यस और नो बोलो। अच्छा, एक काम और करो, है ना, ये जो क्वेश्चन लिखा ना अपन ने, इसमें भी कितने स्टार लगे हुए हैं? चार। चार लगे हुए हैं बेटा, तो इसको पांच कर लो और इसके दो पार्ट बना लो। एक पार्ट ये भी बना लो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसके कर लो और इसके साथ एक ये और बना लो, तो ये थोड़ा सा और हैवी हो जाएगा। दोनों रिजल्ट बहुत कम में आने वाले हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। चलिए, तो सवाल को थोड़ा सा इस तरह लिख लें, 5 स्टार्स को कर लें और इसके दो पार्ट बना लें। अभी हम ये फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। अभी हमें फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें डिटर्मिनेंट की पहली दो प्रॉपर्टी याद है? एक बार डिटर्मिनेंट की फर्स्ट टू प्रॉपर्टी को देखना, तो क्या लिखी हुई है? फर्स्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, एक बार देखें उसको बेटा। फर्स्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट देख ली? तो पहली प्रॉपर्टी में ये लिखा होगा कि अगर किसी डिटरमिनेंट रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बनती है। उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बनती है। और किसी दूसरे मैट्रिक्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वैल्यू जीरो बनती है। पढ़ा ऐसा? तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, जीरो, ये जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, एंड जीरो जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट है, सेकंड फर्स्ट रो का कोफैक्टर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट रो के एलिमेंट है, सेकंड रो के कोफैक्टर है तो जीरो, फिर फर्स्ट और थर्ड है तो जीरो, फिर ये टू और टू है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहली दो प्रॉपर्टी से लिखा कि किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बनती है, और किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो जीरो बनती है। अच्छा, ये तो हो गया ना, ऊपर वाला हटा दो। चलो, तो अब ऊपर क्या लिख सकते हैं, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर ले लूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा। तो बस ये प्रूव हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ये बहुत काम में आने वाले रिजल्ट है बेटा, जो ये पढ़ रहे हैं दोनों अपन, है ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया हो तो डन बोलना बेटा, मैं थोड़ा सा बोर्ड रफ करके फिर सोल्व करूंगा इसको। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे बेटा, है ना। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। अब देखो, सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है तो फर्स्ट पार्ट से ही आ जाएगा। देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं बेटा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं। अब समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझोगे तभी काम चलेगा। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो ये डिटर्मिनेंट अलग अलग लग जाएगा, यस और नो। डिटर्मिनेंट दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, यस और नो। ये अपन ने पढ़ा था ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब फिर समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मींस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, ये कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, ये कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा। तो इस कांस्टेंट की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इस कांस्टेंट की पावर 3 हो जाएगा, यस और नो।
k की पावर n बाहर आता है ना, n यहाँ पे 3 है। अब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, ये तो 1 होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और इससे क्यूब कट जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों बेटा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों का काफी इस्तेमाल होता है। ये कांस्टेंट है ना भाई, ये डिटरमिनेंट की जगह आप इसको ऐसे समझो, ये के लिखा हुआ है, तो के की पावर 3 बाहर नहीं आएगा भाई, ये तो मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट है, आई तो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मींस कांस्टेंट। अरे भाई ये यहाँ पे कॉमन बाहर थोड़ी ना लिया है, यहाँ तो ये के आई है, ये तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो दोनों पे अलग अलग लगा है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये लिखा हुआ है, के आई, दोनों में अंतर है। ये एक कांस्टेंट एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स हैं। सही है। अरे दक्ष, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखो बेटा, यहाँ ये डिटर्मिनेंट से बाहर आया है, यहाँ ये मैट्रिक्स से बाहर आया है, मैट्रिक्स है ये, देखो तो सही बेटा, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से बाहर आया है, तो मैट्रिक्स से तो के बाहर आता है, डिटर्मिनेंट से के की पावर एन बाहर आता है, ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ, इसीलिए उस टाइम लिखाया था मैंने, ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स से बाहर आ रहा है कि डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है, यहाँ मैट्रिक्स से बाहर आया, यहाँ डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है। अब देखो सवाल कैसा बनता है, सवाल बनाता हूँ। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट इफ ए इज ए square matrix of order 3 such that determinant of A equals to a 7, then find determinant of adjoint of A। तो अब अगर मान लीजिए सवाल है, तो हमें इसके लिए डिटरमिनेंट कुछ नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्ट। If A is a square matrix of order 3 such that determinant of A equals to 7, then find determinant of adjoint of A। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना है 49। दोनों तरीके से पूछा जाता है सवाल, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ, फिर एक और सवाल दोबारा लिखता हूँ। इफ एडजॉइंट ऑफ ए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स दे दिया आपको एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या मैट्रिक्स दे दिया, 1 -1 1 2 1 1, 1 -1 1 2 1 1 और 1 2 3। then find determinant of A। ये सवाल है, इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे।
दोनों अच्छे सवाल है, ऐसे मत समझना कि ये हल्का है भारी, दोनों अच्छे सवाल है और इस रिजल्ट को दोनों तरीके से पूछा जाता है। इस रिजल्ट को दोनों तरीके से पूछा जाता है। आ गया 3। हाँ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको बस इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। ये शायद 9 आ रही होगी बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए +-3 आ जाएगा। ये एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, ये एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे कैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए दिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछ लिया था, और बिना प्रॉपर्टी के नहीं होगा, क्योंकि ए से एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल सकते हैं, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए से ए नहीं निकाल सकते, है ना। इससे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे जाना है तो आपके पास प्रॉपर्टी के अलावा अल्टरनेट नहीं है, आपको प्रॉपर्टी पे ही जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी पे ही जाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इनवर्स के बारे में। इनवर्स के बारे में इसमें लिखो, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, inverse of a non-singular matrix A is denoted by A inverse, is denoted by A inverse and define as, define कैसे किया जाता है इसको, A inverse equals to I equals to A inverse A। इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब यहाँ ध्यान दो, ये वर्ड आ गया नॉन सिंगुलर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इनवर्स को, या तो आप इससे यूज करें या फिर ऐसे, एक फॉर्मूला ये भी इनवर्स होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे भी हम इनवर्स लेगा। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। ये लिखे एक ही चीज है, कैसे अभी मैं बताऊंगा। एंड ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर आई बराबर बी है, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड ए बी बराबर आई बराबर बी है, और किसी भी एक पे इनवर्स लगा के आप उसको दूसरे के बराबर लिख सकते हो, किसी भी एक पे इनवर्स लगा के आप उसको दूसरे के बराबर। तो इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स एंड डिफाइन एज ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स ए। ए इनवर्स को आप इससे भी निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन ए बी बराबर आई बराबर बी है, ए इनवर्स बराबर बी और ए बराबर बी है।
ये दोनों चीजें कैसे रिलेट हो रही है? ये दोनों चीजें जो रिलेट होती है ये उससे होती है जो अभी अपन ने रिजल्ट प्रूव किया है। इसको लिख के डन बोलो, फिर मैं समझाता हूँ ये दोनों चीजें आपस में रिलेट कैसे है। ठीक है? अब ये दोनों चीजें आपस में रिलेट कैसे है वो समझो। अभी अपन ने ये पढ़ा था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए होता है। ये सुनो, ये पढ़ा अपन ने, है ना? अब समझो अगर वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन सिंगुलर बोल दिया ना उसने, उसमें बोल दिया नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यस और नो? नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो इससे डिवाइड कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया एक तरह से, ऐसे समझो। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, यस और नो बोलो भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो उससे डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ए बी बराबर आई बराबर बी है, तो ये ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स ए हो जाएगा, और ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ये एक मैट्रिक्स है, इसको अगर आप ए इनवर्स समझो तो ये ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स ए होगा, और ए इनवर्स किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस और नो? अगर इसको ए इनवर्स माना तो ए इनवर्स इसी के तो बराबर आया। भाई ये ए इनवर्स है तो ए इनवर्स इसी के तो बराबर है। ठीक, अब इनवर्स से रिलेटेड जो सवाल है और एडजॉइंट इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मत मानो, इसको इनवर्स मत मानो बेटा। कौन कह रहा है कि आप इसको इनवर्स मानो? एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको इनवर्स कैसे मान सकते हैं, तो मत मानो, इसको इनवर्स मत मानो बेटा। कोई बात नहीं, मत मानो इसको इनवर्स। आप इसको बी समझ लो, आप इसको बी समझ लो, आप इसको बी समझ लो। तो आप ऐसे लिख दो, ए बी बराबर आई बराबर बी है, वेर बी इक्वल टू है बी। लेकिन अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो भी तो आप ए इनवर्स बराबर बी लिखोगे। तो अब तो फिर इसको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिखना पड़ेगा। अगर ये है तब भी तो ए इनवर्स बराबर बी लिखना पड़ेगा। तो फिर जो पहले लिखा वही ठीक था, उसकी डेफिनेशन ही ये आती बेटा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कितना, ए इनवर्स। अब इसके बाद सवाल अगली क्लास में करेंगे इसके। चलो, होमवर्क मैंने बता ही दिया आपको।
आप मीटिंग क्लोज करें। ओके, ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर।